किशोर बाबू दरवाजे के बाहर एक प्लास्टिक का कटोरा लिए खड़े थे और बार बार बहू को खाने के लिए आवाज़ लगा रहे थे, पर रेखा उनकी बात को अनसुना करते हुए आराम से अपना मोबाइल देख रही थी। बहुत देर तक आवाज़ लगाने के बाद किशोर बाबू वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गए, क्योंकि घर के अंदर जाना किशोर बाबू को सख्त मनाही थी। उधर बीमार प्रमीला जी उस छोटी सी झोपड़ी में एक टूटी फूटी चारपाई पर लेटी हुई भूख से तिल मिला रही थी। किशोर बाबू फिर से बोले, बहू थोड़ा सा खाना दे दो, रात को बासी पड़ा तो हो वही दे दो, कम से कम पेट तो भर जाएगा। अपने दादाजी की आवाज़ सुनकर रिंकी और गोलू चुपचाप फ्रिज से एक ब्रेड का पैकेट और एक बोतल दूध ले जाकर किशोर बाबू से बोले, दादाजी प्लीज़ आप इसे लेकर जल्दी से चले जाइए, वरना मम्मी आपसे यह छीन लेगी और हमें बहुत मारेगी। दोनों बच्चों को देखकर किशोर बाबू की आंखों में आंसू आ गए और दोनों के सिर पर आशीर्वाद भर हाथ रखकर नम आंखों से वहां से जाने लगे। लेकिन रेखा ने अचानक आकर उनके हाथ से दूध और ब्रेड का पैकेट छीन लिया और उन्हें सीढ़ियों से धक्का देते हुए बोली, बूढ़े अब क्या मेरे बच्चों को भी चोरी करने सिखा दिया तूने? अगर भीख मांगने का इतना ही शौक है तो किसी सड़क पर कटोरा लेकर बैठ जाओ, वहाँ से इतना मिलेगा कि तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया पर खाया भी नहीं जाएगा। गोलू बोला, मम्मी आप यह दादाजी से कैसे बात कर रही हैं? उन्होंने हमें चोरी करने के लिए नहीं बोला था। रेखा एक थप्पड़ दोनों बच्चों में रख दी तो बेचारे दोनों बच्चे रोते हुए वहां से चले गए। किशोर बाबू हाथ जोड़कर बोले, बहू बच्चों को मत मारो, मैं दोबारा खाना मांगने यहाँ नहीं आऊँगा। इतना कहकर वह रोते हुए अपना खाली कटोरा लेकर ही वापस चले गए। यह सब एक सामने के घर में बैठी बूढ़ी औरत देख रही थी, जो किशोर बाबू से भी कई अधिक उम्र में बड़ी लग रही थी। उन्होंने किशोर बाबू को आवाज़ लगाई और अपने हिस्से का खाना उन्हें दे दिया। किशोर बाबू ने उनका शुक्रिया अदा किया और घर लौटकर अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोले, देखो प्रमीला, आज बहू ने तुम्हारे लिए कितना बढ़िया खाना भेजा है, बिल्कुल गर्मा गर्म, मुझसे तो रुका ही नहीं गया, इसलिए मैं वहीं खा आया हूँ। तुम भी जल्दी से खा लो, इससे पहले कि ठंडा होकर इसका स्वाद ही चला जाए। प्रमीला जी किशोर बाबू को ऐसे झूठ बोलता देख उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रमीला जी भरी आंखों से बोली, जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोलते हो? इतना सुनते ही किशोर बाबू की आंखें नम हो गई। किशोर बाबू और प्रमीला जी का एक ही बेटा था। बेटे को बड़े लाड प्यार से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह बुढ़ापे में अपने माता पिता को हर दुख दे सके। बेटा भी माता पिता को पलकों पर रखता था। लेकिन जिस दिन से बहू ने घर में कदम रखा, मानो घर की नींव ही हिलाकर रख दी थी। रोज रोज के अपमान से किशोर बाबू ने घर के पास ही एक छोटा सा क्वार्टर ले लिया। बेटा बहुत सुबह शाम माता पिता का हाल चाल पूछने जरूर आता, लेकिन जब से रेखा को पता चला कि अमित अपने बूढ़े माता पिता की अभी भी उतनी ही चक्री करता है, तो उसने बेटे पर हर पल निगरानी रखना शुरू कर दिया था। इसलिए प्रमीला जी ने बेटे को परेशान देखकर उसे खुद ही मिलने से मना कर दिया। बेटे की दूसरी प्रमीला जी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह अक्सर बीमार रहने लगी। अचानक ही किशोर बाबू ख्यालों से बाहर आए तो देखा प्रमीला जी की सारी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी।
वह फिर से एक बार अपने अपमान के आंसुओं का घट पीकर बेटे के दरवाजे पर पहुँचे। बहू, ओ बहू, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अगर नाश्ता कर लिया हो तो बाहर भेजना, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बंगले के बगल में छोटे से सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर किशोर बाबू अपनी बहू रेखा को फिर आवाज़ देकर कहते हैं। रेखा अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में कसते हुए बोली, क्या बात है बाबूजी? आप इन्हें चैन से 2 रोटी भी नहीं खाने देते हैं। आप जानते हैं सुबह में कितनी जल्दी मची रहती है। इन्हें दफ्तर भी जाना है, बच्चों को मुझे स्कूल भी भेजना है। इसी बीच में आपको भी सारी बातें करनी होती है। आप सुधरेंगे नहीं, बताइए क्या कहना है? किशोर बाबू बोले, बहू मुझे रवि से कुछ कहना है। हाँ, अगर तुम कर सकती हो तो तुम ही कर दो, बड़ी कृपा होगी। प्रमीला की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है और अब हमारे कमरे का पंखा भी ख़राब हो गया है। यहाँ तक कि वह पुराना मटका जिसमें पानी रखते थे वो भी फूट गया है। अगर तुम ला सकती हो तो ला दो, वरना रवि से कह देना, वो सब कर देगा। रेखा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। यहाँ घर के पीछे हमने एक पैसों का पेड़ जो लगाया है, जिसे हिलाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। आप बहुत चालू हैं, जानते हैं सुबह के वक्त वह जल्दी में रहते हैं, तो जो कुछ कह दो तो जल्दी में बेटा बात मान ही लेगा। और मैं क्यों लाऊंगी आपकी या मम्मी जी की दवाइयाँ और बाकी के सामान? आपको पता है ना आज कितनी तारीख है? महीना ख़त्म हो गया और आप अभी तक बैंक से पैसे निकाल कर नहीं लाए हैं। कितनी बार बोली हूँ कि अपने अकाउंट के साथ मेरा अकाउंट जोड़ दीजिए, कम से कम बैंक तो आपको आना जाना नहीं पड़ेगा। पर नहीं, आपको तो हम पर भरोसा ही नहीं है। तो जाइए पहले बैंक से पैसे निकाल कर लाइए। यह पकड़िए किताब, फिर दवाइयों की बात कीजिएगा। दुकानदार तो जैसे इनका जमाई है जो मुफ्त में इनकी दवाई देगा। किशोर बाबू बोले, बहू तुमने ही कहा था कि तुमसे पूछे बिना बैंक से 1 रुपया भी निकला तो तुम घर के पास भी नहीं रहने दोगी। तभी रवि बाहर निकल कर आया और बोला, क्या बात है, किस पर इतना चिल्ला रही हो? रेखा बात को बदलते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, चिल्ला नहीं रही हूँ। बाबूजी से कह रही हूँ कि बाबूजी आप बैंक मत जाइए, थक जाइएगा। मुझे ब्लैंक चेक पर साइन करके दे दीजिए, मैं पैसे निकाल लूँगी। पर कोई बात नहीं, बाबूजी को मन है बैंक जाने का तो चले जाएंगे, इसी बहाने घूम कर आएंगे। और कोई बात नहीं है, चलिए आपको लंच बॉक्स दे देती हूँ, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगी। इतना कहकर वो रवि का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। किशोर बाबू उम्मीद भरी नज़रों से बेटे को देखते रह गए। हार कर किशोर बाबू अपना एक पुराना झोला उठाए और बैंक चले गए। बैंक में जब वो फॉर्म ढूंढ रहे थे तो उन्हें कुछ परेशानी हो रही थी। तभी एक सज्जन सामने आए और बोले, अंकल आपको कुछ मदद चाहिए तो बताइए। किशोर बाबू बोले, हाँ बेटा, मुझे पेन चाहिए था और ये फॉर्म भरना है। बीमारी के कारण मेरे हाथ कांपते हैं और फिर मुझे पैसे निकालने के लिए ये स्लिप भी तो भरनी है। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। पैसे नहीं निकालूंगा तो बहू दवाई नहीं लाएगी। कोई मेरी मदद कर देता तो भगवान उसका भला करता। सज्जन पुरुष ने कहा, अंकल मेरा नाम मानव है, मैं यहीं पास में रहता हूँ। अगर ना हो तो मैं आपको फॉर्म भर देता हूँ।
कौशल बाबू बोले, हाँ हाँ बेटा, नेकी और पूछ पूछ, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। इतना कहकर उन्होंने अपना फॉर्म मानव की तरफ बढ़ा दिया। मानव ने उनसे पूछ पूछ कर उनका फॉर्म भरकर उन्हें दे दिया। कौशल बाबू ने रकम निकाली और मानव की ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा एक और मदद कर दो, क्या इसे गिन दोगे? मानव ने पैसे गिनकर उन्हें वापस किया। दोनों का काम लगभग एक साथ खत्म हुआ। दोनों एक साथ बैंक से बाहर निकले। किशोर बाबू डंडे की सहायता से धीरे धीरे चल रहे थे तो मानव भी अपनी चाल धीमी कर लिए। आगे बढ़कर किशोर बाबू इधर उधर देखे और बोले, आज तुमने मेरी बहुत मदद की, बस एक और कष्ट दूंगा, क्या तुम मेरे लिए रिक्शा रुकवा दोगे? भरी दोपहरिया में रिक्शा वाले भी हम बुजुर्गों को देखकर रिक्शा नहीं रोकते हैं। मानव एक सज्जन पुरुष था। वो बोला, अंकल जी, आपने जो मुझे एड्रेस बताया मैं उधर से ही होकर जाऊंगा। आपको परेशानी ना हो तो मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ। किशोर बाबू मुस्कुराकर बोले, आज तो लगता है भगवान ने ही तुम्हें मेरे लिए भेजा है, वरना इस गर्मी में। किशोर बाबू मुस्कुराकर मानव के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। मानव जब उनके घर के पास पहुंचा तो हैरान था। वो घर नहीं, लगभग बंगला था। अच्छे खासे प्लॉट बंगला बना हुआ था। जैसे ही मानव सहारा देकर किशोर बाबू को गाड़ी से उतारा, प्रमीला जी उन दोनों को देखकर परेशान हो गई कि कहीं किशोर बाबू को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वो किसी अपरिचित के साथ आज तक कभी घर नहीं आए थे। मानव को हैरानी हुई कि कौशल बाबू सामने के गेट से बंगले में नहीं गए, बल्कि बगल वाले सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ने लगे, जहां एक वृद्ध महिला खड़ी चिंता से उन्हें निहार रही थी। कौशल बाबू आगे बढ़कर बोले, अरे प्रमीला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बेचारा भला मानुस तो मुझे घर तक छोड़ने आया है, इसे क्या पानी भी नहीं पिलाओगी? प्रमीला जी बोली, आओ बेटा आओ, बाहर क्यों खड़े हो? बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आ जाओ, थोड़ी पंखे की हवा ले लो, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। तभी रेखा को बगल के कमरे से कुछ आवाज़ आई तो वो दनदनाती हुई अपने कमरे से निकलकर वहाँ गई और बोली, ये कौन है? अरे आप हमारे घर में ऐसे कैसे घुस आए? बाबूजी किसी को भी घर में आने दे देते हैं, पता चला कोई चोर डकैत हुआ तो? किशोर बाबू मुश्किल से खड़े हुए और बोले, बहू क्या कह रही हो? ये तो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है और तुम इसे चोर डाकू कह रही हो? इस बेचारे ने मेरी बैंक में कितनी मदद की पता है? मेरा फॉर्म भरा, मेरे पैसे गिन कर दिए और तुम इसे कह रही हो? रेखा बोली, क्या इसने फॉर्म भरा और पैसे भी गिने? तब तो ज़रूर इसने ज़्यादा पैसे भर दिए होंगे और पैसे निकालकर कम पैसे आपको दे दिए। दीजिए मुझे पैसे, मैं गिनती हूँ कितने पैसे हैं। कितनी बार बोली हूँ कि मुझे बता दिया करो, पर नहीं, अपनी बहू पर भरोसा नहीं है। किसी अनजान और अपरिचित इंसान पर भरोसा कर लेते हैं ना। इस घर का क्या होगा? ये घर तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। और आप हैं मिस्टर, आप क्या खड़े खड़े सुन रहे हैं? निकलिए मेरे घर से। जितनी मदद करनी थी आपने कर दी, अब हमें और मदद नहीं चाहिए। मानव आश्चर्य से किशोर बाबू को देखने लगा और बोला, अंकल जी मैं चलता हूँ, मैं यहीं पास में रहता हूँ, मेरे घर का नंबर इतना है। जब कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो चले आइएगा। और आप बहन जी अपनी वाणी को थोड़ा मधुर बनाइए, क्योंकि यही आदत रह जाएगी तो बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। ईश्वर ने हमें इस धरती पर शांति और प्रेम फैलाने के लिए भेजा है।
पर आपको देखकर लगता है जैसे कि हमेशा आप परेशान ही रहती हैं और ऐसी परेशानी में आप दूसरे को खुश कैसे रख पाएंगी। चलता हूँ, राम राम, इतना कहकर मानव वहाँ से चला गया। फिर क्या था, उसके जाते ही रेखा ने किशोर बाबू और प्रमीला जी को खूब खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी और बोली, यही आदत रह गई तो एक दिन आप दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। समझ में नहीं आता आजकल समाचारों में कितना दिखा रहे हैं कि अपरिचित से बात नहीं करनी चाहिए। आप तो घर में बुलाने लगे जिसे जानते नहीं उससे बड़े प्यार से बात कर रहे थे। इतने प्यार से तो कभी अपने बेटे से भी बात नहीं करते हैं आप लोग। अब दीजिए पैसे। और किशोर बाबू के हाथों से पैसे का बैग लेकर चली गई। जाते जाते मानव ने उसकी सारी बातें सुन ली और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई अपने बुजुर्गों से ऐसी बात कर सकता है। वक्त बीता, रवि का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया। बच्चे 10वीं और 12वीं कक्षा में थे, जिसकी वजह से रेखा ने उसी शहर में रहने का फ़ैसला किया क्योंकि वहाँ घर था। दूसरे शहर में जाने पर किराए के साथ दूसरे खर्च भी बढ़ जाते और इधर किशोर बाबू के पेंशन का पैसा का हिसाब भी नहीं रख पाती। 2 महीने नहीं हुए कि रेखा के दिमाग में एक चाल चली और उसने ज़बरदस्ती किशोर बाबू के अकाउंट के साथ अपना भी अकाउंट जुड़वा दिया और बैलेंस चेक पर किशोर बाबू के दस्तखत करवा लिए, ये कहकर कि अब आप आराम से घर में रहिए, बाहर का काम मैं कर लूँगी। जैसे ही किशोर बाबू ने दस्तखत किया, एक रोज़ रेखा ने दोनों से कहा कि बहुत दिनों से आप लोग घर से बाहर कहीं घूमने नहीं निकले हैं, तो चलिए आज आपको भगवान के दर्शन करवा कर लाती हूँ। कुछ देर में उसने टैक्सी बुलवाई। दोनों को टैक्सी पर यह कहकर बैठाया कि हम भगवान के घर दर्शन के लिए चल रहे हैं। करीब 3-4 घंटे बाद शहर के आखिरी छोर पर जब गाड़ी रुकी तो आसपास ज़्यादा कुछ नहीं था। सामने एक आश्रम जैसा बना हुआ था जहाँ कुछ वृद्ध लोग इकट्ठे होकर बैठे थे। तो कुछ लोग, भगवान का घर है जहाँ हमें लेकर आई हो। रेखा बोली, ये नया मंदिर बना है, यहाँ दूर दूर से वृद्ध लोग अपने कष्ट सुनने आते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने कष्ट का निवारण भी पाते हैं। मैंने सोचा मैं आज तक आप लोगों के लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर पाई, पर यहाँ लाकर मैं अपनी गलती को थोड़ा तो सुधार सकती हूँ, तो आप लोगों को भी यहाँ ले आई हूँ। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मेरे दुखों का तो आज निवारण ज़रूर हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल हंसी थी। रेखा ने गाड़ी वाले को कुछ पैसे देकर रुकने के लिए कहा और किशोर बाबू और प्रमीला जी को अंदर लेकर गई। उस समय सब लोग कृष्ण के ध्यान में लगे थे। रेखा ने कहा, आप सब भी यहाँ बैठ जाइए, तब तक मैं मंदिर में कुछ दान करके आती हूँ। दोनों सबके साथ भजन में लग गए और रेखा उनका सामान मैनेजर को देकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। थोड़ी देर बाद प्रमीला जी किशोर बाबू से बोली, सुनो जी, बहू को गए हुए बहुत देर हो गया, क्या दान पेटी में पैसे डालने में इतनी देर लगाती है। तभी एक सज्जन 2 बैग लेकर आए और बोले, वो जो महिला आप लोगों के साथ आई थी, आप दोनों का सामान देकर गई है, चलिए आप दोनों को आपका कमरा दिखा देता हूँ। किशोर बाबू बोले, हमारा सामान और हम क्यों यहाँ रहेंगे, ये तो मंदिर है ना। व्यक्ति हंसा, हाँ हाँ बाबूजी, ये भी कह सकते हैं आपकी मंदिर है, हम तो इसे भगवान का घर ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप जैसे माता पिता आश्रय लेने आते हैं। पर ये मंदिर नहीं, वृद्धाश्रम है, वृद्ध आश्रम। शब्द सुनकर दोनों के कान खड़े हो गए। किशोर बाबू को समझते देर नहीं लगी कि उनकी बहू ने उनके साथ छल किया। वृद्ध आश्रम को भगवान का घर बता
कर उन्हें छला और उन्हें वहाँ छोड़कर चली गई। प्रमीला जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, पर किशोर बाबू बोले, प्रमीला, तुम ये सोचो कि हमारी बहू ने अपने जीवन में बहुत ही बुरे काम किया, पर एक तो अच्छा काम किया कि हमें हमारे उस नर्क जैसे घर से निकालकर यहाँ अपने जैसे दुखी यारों के बीच में छोड़ गई। जब वो हमारी वहाँ सुनती नहीं थी तो 2 रोटी देने में भी इतनी गालियाँ देती है, तो इससे अच्छा तो हम यहाँ रह लें। मैं तो उसे ढेरों आशीर्वाद दूंगा कि कुछ तो हमारे लिए अच्छा की। चलो अब आंसू पोंछो और भगवान की मर्जी समझकर इसे ही भगवान का घर समझ लो। चलो भाई, ले चलो। इतना कहकर वो प्रमीला जी को सहारा दिए और अपनी नई मंजिल की ओर चल दिए। समय बीतने लगा। इधर रवि जब लौट कर आया तो रेखा रो रो कर बोली, बाबूजी माँ के साथ अपना सामान समेट कर एक दिन बोले, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जब मैंने रोका तो बोले, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अब मैं भगवान शरण में ही रहूँगा और जब मर्जी होगी तभी लौट कर आऊँगा, और जब तक मैं ना आऊँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बेटा भी कैसा था जो पत्नी की बात में आ गया और मान लिया कि उसके माता पिता उसे बिना कुछ बताए चले गए। इधर प्रमीला जी की बेटे की याद में हालत बिगड़ती गई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब किशोर बाबू जो कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, एक रोज़ उन्होंने बैंक में फ़ोन करके अपने महीने के पेंशन की बात की तो बैंक वाले ने बोला कि आपके पैसे तो आपकी बहू निकाल कर ले गई। किशोर बाबू चुप हो गए। वो वृद्धाश्रम में भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, तो वृद्धाश्रम के छोटे छोटे काम करते रहते थे। एक रोज़ आश्रम के काम से वो बाजार निकले, वहीं उनकी मुलाकात मानव से हुई। मानव ने जब अपना परिचय दिया तो उन्हें सब याद आ गया। मानव को देखते ही किशोर बाबू की आंखें भर आई और उन्होंने सारी घटना मानव के सामने रख दी। मानव ने कहा, अंकल, मैं तो कह कर आया था कि आपको जब भी मदद की ज़रूरत होगी मुझसे कहना, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। मैं पैसे से एक वकील हूँ और आपके साथ मैं कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। इतना कहकर मानव उनके साथ वृद्धाश्रम गया और सारी घटना उन लोगों को बताई और बेटे बहू के खिलाफ एक फाइल तैयार करके पुलिस स्टेशन में फ्रॉड करने का केस दर्ज कर दिया। जब रवि को नोटिस मिला तो वो हैरान रह गया और मानव से संपर्क किया। मानव उसके घर आया और सारी बात बताया तो रवि ने रेखा को एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। मेरे माँ बापा ने तुम पर भरोसा किया और तुम उन्हें भगवान का घर कहकर वृद्धाश्रम छोड़ आई और यहाँ उनके पेंशन के पैसे निकालती रही। सोचो, कल को तुम्हारे दोनों बेटे जो तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। अरे मानव जी तो अनजान होकर मेरे बाप की मदद कर रहे हैं और तुमने उनकी ऐसी हालत कर दी। छी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता, चली जाओ मेरे घर से। इतना कहकर रवि मानव के साथ अपने पिता से मिलने गया, उनसे माफ़ी मांगी। किशोर बाबू ने कहा, बेटा अब मैं उस घर में नहीं जा सकता क्योंकि अब प्रमीला जी नहीं है तो मैं किसका मुंह देखकर जीऊँगा। पर हाँ, मुझे मेरा अधिकार चाहिए क्योंकि मैं यहाँ वृद्धाश्रम में भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। किशोर बाबू ने मानव को कहकर एक ब्रोकर से बात की और अपने बंगलों को बेचने का फैसला किया। रेखा को जब इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो बोली, बाबूजी, मेरी करनी की सज़ा मेरे पति और मेरे बच्चों को मत दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। किशोर बाबू बोले, बहू, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला कौन होता हूँ। माफ़ तो तुम्हें वो भगवान करेगा जिसके घर तुम हमें छोड़ कर आई थी।
हाँ, मेरी सज़ा मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं दूंगा, पर अपने लिए घर और खाने पीने की व्यवस्था तुम लोग खुद करो। हो सके तो अपने लिए घर खरीद लो। इस घर को बेचकर मैं अपने जैसे सताए गए पिता की मदद करना चाहता हूँ। किशोर बाबू ने सारे पैसे उस वृद्ध आश्रम की तरक्की में लगा दिया और अपनी पत्नी के नाम से वही बगल में 2 मंजिला एक आश्रम खोला, जिसका नाम रखा प्रमिला आश्रम। वो दिन और राज का दिन किशोर बाबू ने अपने बेटे बहू पोते सबसे रिश्ता तोड़ लिया। बस अपनी मन की अगर वो किसी से कहते थे तो ऊपर वाले और उस भगवान के बंदे मानव से, जिसने खून के रिश्ते से बढ़कर उनकी मदद की थी। किशोर बाबू ने ऐसा कर अच्छा किया या बुरा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।